एक बार आप इस रिजल्ट को देखो। इस स्टूडेंट के किसी में 97, किसी में 96 और किसी में 94 मार्क्स आए। आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा पढ़ाकू होगा, पूरे साल मेहनत करी होगी। ऐसा नहीं है, बस इसने आंसर वैसा लिख दिया जैसा एनएस बोर्ड के टीचर चाहते हैं। अब जरा एक बार ये रिजल्ट भी देखो। इसकी आई किसी में 53, किसी में 44 और 3 सब्जेक्ट में तो SYC आ गई। और SYC का मतलब होता है एनएस बोर्ड में फेल। ये रही इसकी आंसर शीट। तो अब आपको ये पता करना होगा कि एनएस बोर्ड के टीचर्स कैसा आंसर चाहते हैं, आपको कैसा आंसर लिख कर आना है। चाहे आप एनएस बोर्ड में क्लास 10th में या 12th में, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हो, थ्योरी का पेपर, ऑन डिमांड में या पब्लिक एग्जाम, अक्टूबर सेशन या अप्रैल सेशन, आज के इस वीडियो के अंदर इस पूरे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिख कर आना है और ये एक एक करके आपको बताऊंगा। मैं मनीष वर्मा आपका स्वागत करता हूँ। कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एनएस बोर्ड के अंदर चेकिंग बहुत ज्यादा हार्ड होती है और कुछ लोग बोलेंगे नहीं इजी होती है, मेरे तो अच्छे मार्क्स आ गए थे। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आंसर ही ना आ रहा हो तो आप क्या करोगे? क्या ब्लैंक छोड़ के आ जाओगे? नहीं, ये गलती नहीं करना। अच्छा, आपको पता है कि गलत आंसर लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं? अभी आपको बताऊंगा, बस 1 मिनट और आपका लिखता हूँ। इसके बाद MCQ, ये आपके सबसे बड़े वाले एनिमी है, बहुत बड़े दुश्मन है आपके। ये आपके मार्क्स कटवाएंगे, ध्यान रखना, बता रहा हूँ कैसे कर आना है। इसके बाद अब आंसर आपको पुराने तरीके से नहीं लिखना जिसमें सिर्फ सीट भर दी जाती थी, चाहे जो अनपढ़ लिख कर आ जाओ। अब वैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त, अब नया तरीका आ गया है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, उसका जवाब दोगे आप? आप मुझे ये बताइए कि आपकी आंसर राइटिंग क्या स्लो है या बहुत ज्यादा स्पीड लिखते हो? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, स्लो है या स्पीड है। एंड सेकंड चीज ये बताइए कि आपकी राइटिंग कैसी है, अच्छी है या बहुत ज्यादा गंदी है, या आप ऐसा लिख लेते हो कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, स्टार्टिंग के ना कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखते हैं, वो बिल्कुल सजा धजा के लिखेंगे, फुल लैक्मे का मेकअप लगा देंगे, सब कुछ मस्त तरीके से, लेकिन एंड आते आते राइटिंग उनकी बहुत गंदी हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एनएस बोर्ड का थ्योरी का जो पेपर है, इसका पैटर्न क्या होता है। ये रहा क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में मेनली 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है सेक्शन ए और दूसरा होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चंस MCQ टाइप्स में होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होता है, एक टिक लगाना होता है कि हाँ यही करेक्ट है, याद है आपको। एंड इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होगा, इस तरीके से क्वेश्चन होगा, फिल करना होगा आपको आंसर। ट्रू एंड फॉल्स होगा, ट्रू एंड फॉल्स वाले स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। एंड मैच द फ्लोइंग एंड पैसेज वेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये हो गए सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप कहा जाता है। इसमें आपको लंबे लंबे आंसर नहीं लिखना, 1 वर्ड में आपको आंसर देना होता है या उन्हीं क्वेश्चन में से आंसर चूज करना होता है। क्लियर है? अब दूसरा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आएंगे आंसर लिखने वाले क्वेश्चन, जैसे वेरी शॉर्ट आंसर हो गए, जिसमें आपको सिंपल 2 लाइन में आंसर देना होता है, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। इस टाइप से आपको आंसर प्रॉपर लिख कर देना हुआ इसके अंदर। क्लियर है? आपको दोनों पैटर्न समझ में आ गया? तो अब आपको यह समझना है कि आपको करना कैसे है। देखिए, अगर आप सेक्शन ए कर रहे हो और MCQ से शुरू किया आपने, तो आपको इस तरीके से लिखना है, जिसमें क्या करना है आपको, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया, तो जो करेक्ट आंसर है वो अगर सी है करेक्ट तो सी लिख दो। टाइम है तो आप इसके आगे लिख सकते हो, अदरवाइज इसको भी आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सी से टीचर समझ जाएंगे कि आपने सी लिखा है। क्लियर है? लेकिन हमेशा कोशिश करना कि इसके आगे जो लिखा है ये भी लिख देना। ये तब छोड़ा जाता है जब टाइम ही नहीं बचा। क्लियर है? और इसके बाद सेक्शन बी वाले में आपको ऐसे आंसर लिखना है। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन सबसे पहले सेक्शन कौन सा शुरू करे, क्वेश्चन यहीं से उठता है। देखिए, सबसे पहला सेक्शन आपको वो करना है जो आपको अच्छे से आता है, और जो भी सेक्शन आपने ऊपर लिख दिया ना, उसके बाद सारे उसी क्वेश्चन को लिखना है जो उस सेक्शन में दिया गया है। मान लो इस स्टूडेंट ने सेक्शन ए लिख दिया ऊपर, तो आपको सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में लिखना है, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं कि आपने सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन लिखे, फिर बी के कुछ क्वेश्चन उठा के डाल दिए, फिर सी के, फिर डी के, फिर ई के। ऐसा नहीं करना, आपको क्वेश्चन हमेशा सीक्वेंस में लिखना है। पता है, टीचर्स को अगर ज्यादा टाइम लगा ना मेरे दोस्त आपकी आंसर शीट को चेक करने में, तो उसका कुछ नहीं जाएगा, आपकी लाइफ खराब कर देगा वो। जितना कम टाइम उनको आपकी कॉपी चेक करने में लगेगा, उतने ही ज्यादा मार्क्स वो आपको देगा, ध्यान रखना। तो आपको कैसे करना है, आपको हमेशा सीक्वेंस में लिखना है। देखो, इस तरीके से सेक्शन वाइज आपको लिखना है। मान लो आपने सेक्शन ए पहले लिख दिया, तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन लिखो, इधर उधर से उठाए कोई सा नहीं लिखना। क्लियर है? अगर मान लो आप सेक्शन सी पहले कर रहे हो, तो सेक्शन सी के सारे लिखो, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो सेक्शन ऊपर मेंशन करना है, फिर लिखना शुरू करना है, पहला पॉइंट। इसके बाद जब भी कोई नया सेक्शन शुरू करो, तो ऐसे नहीं कि आपने यहां से शुरू कर दिया और नेक्स्ट पेज चेंज कर दिया आपने, ऐसे नहीं। हमेशा नया सेक्शन बिल्कुल टॉप स्टार्टिंग फ्रेश पेज से शुरू की जाती है। ये देखिए, सेक्शन सी इस तरीके से स्टार्ट करो, फिर लिखना शुरू करो। ऐसे नहीं कि देखो सेक्शन सी लिख दिया, अब यहाँ से पेज खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पेज पे लिखो। नहीं, ये गलती मत करना। देखो, टीचर को मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, टीचर को सहूलियत दो। जो कॉपी चेकर होते हैं मेरे दोस्त, वो एक दिन के अंदर 50-50 कॉपी चेक करते हैं। अगर उनको उलझन हुई ना, तो वो आपकी लंका लगा देंगे, बस ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो जैसे ऐसा बता रहा हूँ बस वैसा कर देना। इसके बाद आपको पहले कौन सा सेक्शन करना है, सेक्शन ए करना है या बी करना है। कई बार स्टूडेंट सेक्शन ए में फंस जाते हैं। देखो, MCQ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, इन द ब्लैंक्स थोड़े ट्रिकी होते हैं। वहां पे लगता है आपको कि यहाँ पे टाइम जा सकता है मेरा,
तो सेक्शन ए से मत शुरू करो। अब देखिए इस स्टूडेंट ने सेक्शन ए से शुरू किया, इसके सारे ठीक निकले, टीचर पे इंप्रेशन क्या जाएगा, अच्छा। क्यों? क्योंकि आपके स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन ठीक निकल गए ना, तो टीचर आगे ये क्वेश्चन तो यूं ही जज कर लेगा कि नहीं बच्चा बड़ा अच्छा ही है, फिर फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन करो जिसमें आप आंसर बना सको। ये वाला कर रहे हो तो कोशिश करो कि आपके सारे ठीक हो जाए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो बनाने वाला आंसर है नहीं, तो सेक्शन बी से शुरू करो, क्योंकि जहां पे आपको प्रॉपर आंसर लिखना होता है ना, तो आप कुछ कहानी बना दोगे, कुछ थोड़ा ऐसा बना के लिख दोगे, ऐसा लगेगा टीचर को आपने कुछ लिखा तो है कम से कम, और पढ़कर मिलता जुलता आंसर भी लिखोगे अपने वर्ड में, बुकिश लैंग्वेज में नहीं, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले वो सेक्शन करना जो आपको अच्छे से आता है, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको पहले सेक्शन ए से ही शुरू करना होगा। आप चाहे जिस भी सेक्शन से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक ही सेक्शन में आएंगे, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमेशा आंसर को पॉइंट्स में लिखो, आंसर को पॉइंट्स में लिखो। ये देखिए इस तरीके से हेडिंग बनाओ फिर एक्सप्लेन करो, हेडिंग बनाओ फिर एक्सप्लेन करो। ये थ्योरीज वाले बता रहा हूँ, अभी जो न्यूमेरिकल वाले हैं ना स्टूडेंट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, अकाउंट्स वाले, अभी बता रहा हूँ, एक मिनट सुनो पहले। अब ये हेडिंग कैसे बनेंगे? अब पता है टीचर्स क्या देखते हैं? वो देखते हैं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो टीचर देखते हैं पहला चीज पूछा गया है, दूसरा ये चीज पूछा गया है, तीसरा ये चीज पूछा गया है। अब टीचर देखेंगे कि आपके आंसर शीट के अंदर ये तीनों पॉइंट कवर है या नहीं। अब आपको पता क्या करना है, सेम जो आपने देखा कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको उठाया यहाँ पे लाके लिख दिया, एक्सप्लेन कर दिया। मेन हेडिंग टीचर देखेंगे, अंदर क्या आपने बनाया है ना, उससे मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके बाद सेकंड पॉइंट, ये उठाया, हेडिंग बनाया, अंदर एक्सप्लेन कर दिया, फिर ये उठाया, हेडिंग बनाया, एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कर दो, इससे पता क्या होता है, दो काम होता है, क्वेश्चन का हर एक पॉइंट कवर भी हो जाता है और आपका आंसर कंप्लीट भी हो जाता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? आपको हमेशा हेडिंग वाइज ही पॉइंट बनाना है, इस तरीके से फिर आपको एक्सप्लेन करना है। टीचर हेडिंग देख के मार्क्स दे देते हैं, अंदर ज्यादा पढ़ते नहीं है, टाइम की बहुत कमी होती है, तो इस तरीके से करना। आपको लगता है ना कई बार इस पूरी लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और आप टीचर को वही दिखाना चाहते हो, तो उनको अंडरलाइन जरूर करो। फिर टीचर पता क्या करता है, पूरी लाइन पढ़े बिना जो आपने अंडरलाइन कर दी, फिर टीचर बस उन्हीं को पढ़ते हैं और आपको जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है वो आपको मार्क्स दे देते हैं। इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर देना। इस तरीके से बड़े बड़े पैराग्राफ करके आओगे फेल हो जाओगे, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत तभी आती है। अच्छा, इसके बाद क्या है, चार्ट मेथड। कई बार बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखना होता है, जैसे मान लो इस तरीके से, तो टीचर्स क्या करते हैं ना, अरे बहुत टाइम लग रहा है, एक एक लाइन पढ़ू छो, अरे हटाओ। आपको भी होता है इरिटेशन, कोई आपको व्हाट्सएप इतना बड़ा मैसेज लिख के भेज दे, या कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दे, बिल्कुल छोटे छोटे करके बहुत सारे स्टेटस, तो आप क्या एक एक करके सारे स्टेटस देखते हो, जल्दी जल्दी भगा देते हो, ऐसे ही करते हो ना। तो टीचर की मेंटलिटी समझो, वो भी ऐसे ही हम सबके तरह ही भाई। वो पता क्या करेगा, अरे बहुत बड़ा लिखा हुआ है, फिर ये करेगा ऐसे करेगा, अरे यार मजा नहीं आ रहा, एक नंबर दे दिया, काम करो। ऐसा नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आप इसी चीज को इस तरीके से एक बीच में डब्बा बनाओ और इस तरीके से एरो निकाल के लिख दो, जो आप इसमें कहना चाहते हो उसको आप चार्ट मेथड में लिख दो। टीचर पता क्या कहेगा कि आपने औरों से आंसर बहुत बेहतरीन लिखा है, और इस तरीके से आपका चार्ट अलग से ही दिखेगा। चार्ट मेथड को यूज करो थ्योरीज के क्वेश्चन लिखो लिखने में। क्लियर है? इस तरीके से आप बनाओ, बड़े बड़े पैराग्राफ ना हो, जहां पे आपको लग रहा है कि डायग्राम बन सकता है, टेबल बन सकता है, ग्राफ्स बन सकता है, कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, तो इस तरीके से आप अलग से शो कर दो। आपका आंसर शीट और लोगों के आंसर शीट से अलग हो जाएगा और टीचर यहीं से भर भर के नंबर देगा। ये जितने स्टूडेंट दोस्तों हमारे दिख रहे हैं ना, ये जिनके 90-95% आए हुए हैं, ये इन्हीं तरीके से आए हुए हैं, जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्त मैं आपका सर नहीं हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, और बड़े भाई ना अपने छोटे भाई बहन की बहुत केयर करता है, बहुत केयर करता है। और आपको मैं बता रहा हूँ, इस बार आपके रिजल्ट में इतने बेहतरीन मार्क्स आएंगे जितना आपने खुद नहीं सोचा होगा। बस ऐसे लिख कर आ जाना। अच्छा, कई बार ना आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। मान लो क्वेश्चन व्हाट इज से स्टार्टिंग है, व्हाट इज डैश डैश डैश, जो भी लिखा हो, डिफाइन, ये डिफाइन कीजिए, ये डिस्क्राइब कीजिए, कुछ इस टाइप से लिखा होता है। तो अगर इससे शुरुआत हो तो आंसर कैसे लिखे, देखिए मान लो व्हाट इज से लिखा हुआ है, जो हिंदी मीडियम वाले उनको भी मैंने बताया हुआ है। मान लो व्हाट इज से स्टार्ट है, क्या से स्टार्ट है, तो पहले आपको डेफिनेशन देना है, परिभाषा देना है, फिर आपको इसमें एक्सप्लेनेशन देना है, यानी कि डेफिनेशन दे दो, फिर थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो, एंड में एग्जाम्पल जरूर दो। एग्जाम्पल से मार्क्स मिलते हैं, ये ध्यान रखना। कई बार आप एग्जाम्पल नहीं देते, अब बोलोगे आप एग्जाम्पल क्या दूं, आपके मन में जो भी आ रहा है बना दो, लेकिन बस हेडिंग डाल दो एग्जाम्पल्स, हिंदी में बोले तो उदाहरण, और उसमें लिख दो बस, जिसको आप ही समझ पाओ, लेकिन हेडिंग होना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्लियर? इसके बाद क्या, डिफाइन करना। देखिए डिफाइन करने में हमेशा एक डेफिनेशन दो, की पॉइंट्स बताओ और शॉर्ट एग्जाम्पल दो। क्लियर है? ये होता है डिफाइन। और अब आता है डिस्क्राइब, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि डिस्क्राइब और डिस्कस, इन दोनों में पता है हमेशा पहले आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ये देखिए पहले इस तरीके से एक लाइन का इंट्रो बताओ, इंट्रोडक्शन, हिंदी में बोले तो परिचय बताओ। क्लियर है? इसके बाद आपका जो मेन हेडिंग है क्वेश्चन में बोला गया वो लिखकर पॉइंट बना दो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जो भी पॉइंट बनता है, और एंड में हमेशा कंक्लूजन डालो। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे
निष्कर्ष लिख देंगे, 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। इससे क्या होता है कि जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, पूरे मार्क्स मिलते हैं, इसमें कटते नहीं है फिर। क्यों? क्योंकि टीचर देखते हैं कि इंट्रो से स्टार्ट है और फाइनली कंक्लूजन पे खत्म है। क्लियर है? लेकिन जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, डेटा एंट्री, जहां भी आपको लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपकी आंसर शीट है, यहाँ पे आपको लिखना है गिवन डेटा, रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करें, वो फॉर्मूला लिख दो, यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाए और फाइनल जो आंसर आए उसको बॉक्स में बंद कर दो। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है लिखने का, और हर एक स्टेप को खोल कर बताओ। पता है क्यों कह रहा हूं मैं आपको? क्योंकि मेरे दोस्त, जितने भी स्टेप्स आप बताओगे, जितने भी हर एक स्टेप के आपको मार्क्स मिलेंगे। मान लो हर स्टेप पे इसने खोल के बताया, अब देखिए मार्क्स कैसे मिलेगा। यहां तक करेगा तो देखो इतने मार्क्स मिलेंगे, यहां तक करेगा तो देखो इतने मार्क्स मिलेंगे। हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, इसी को कहा जाता है स्टेप मार्किंग। गलत आंसर भी लिखते हो ना, मान लो कि आपका यहाँ तक आंसर सही है और मान लो नीचे गलत हो गया, तो यहाँ तक के आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। क्लियर है? गलत आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे। टीचर समझता है उस जगह पे कि आपने कोशिश तो करी लिखने की, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ तक लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। हर एक पॉइंट के आपको दोस्तों मार्क्स मिल रहे हैं, आप देख सकते हो। जहां भी जरूरत पड़े वहां पे डायग्राम बना दो, इस तरीके से आपको मार्क्स मिल ही रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि पेपर लेंथी था, मेरे क्वेश्चन छूट गए। एक चीज ना मेरे दोस्त, एक चीज बता रहा हूँ, डील कर लो मेरे साथ, डील करोगे मेरे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ब्लैंक है ना, मान लो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो टीचर मार्क्स नहीं देंगे। कहां से दे पाएंगे? अगर आपने गलत सलती ली, सही, जो मन चाहे जैसा आपको याद आया लिख कर आ जाओ। मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको याद नहीं आ रहा, अब देखो वो क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है, उस चैप्टर को सोचो, कुछ तो याद आएगा। अरे कुछ भी कहानी बनाकर लिख कर आ जाओ, लेकिन छोड़कर मत आना। पता है क्यों? क्योंकि आंसर को अटेम्प्ट कर आओगे तो अटेम्प्ट के भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया ना, कुछ भी अपने उसमें लिखा, तो टीचर सोचता चलो उसने कोशिश तो करी यार, 4 नहीं तो 3 दे देते हैं। अरे 3 नहीं तो 2 सही, 2 नहीं तो 1 सही, कुछ तो मिलेगा। ना मिलने से अच्छा है कुछ तो मिलेगा मेरे दोस्त। लिख कर आना, प्लीज लिख कर आना, ठीक है? इसलिए कहते हैं अगर लगता है ना कि 2 नंबर का क्वेश्चन, तो ज्यादा मत लिखो उसके अंदर। यानी आप 2 नंबर में 6 नंबर जैसा क्वेश्चन लिख कर आगे, आंसर लिख कर आगे, बड़े नहीं, जितना वर्ड लिमिट दिया गया ना आपको, उतना ही लिख कर आना है। देखो यहाँ पे मैंने बता दिया, इस चार्ट में देख सकते हो आप, 1 मार्क में एंड 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में कितने वर्ड में लिखना है। क्लियर है? अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि पेपर डिफिकल्ट आया, डिफिकल्ट पेपर आया, मैं क्या करूँ अब? देखो, पेपर डिफिकल्ट आता है ना, तो उस केस में लीनियर चेकिंग होती है, बहुत लीनियर चेकिंग। मतलब टीचर को इस तरीके से मार्किंग स्कीम दिया जाता है, इस स्कीम को हर साइड रख देते हैं टीचर, फिर वो आपने अपने वर्ड में जो लिखा है ना उसी को समझते हैं और फिर वो चेक करते हैं। क्लियर है? लीनियर चेकिंग होती है, और इसी टाइम आपको मिलता है ग्रेस मार्किंग। ग्रेस मार्किंग कब मिलता है आपको पता है? ये देखिए, जब टीचर को लगता है ना कि ये नहीं आ रही, तो बच्चा फेल होने जा रहा है, 33% से कम है, क्योंकि पासिंग मार्क्स कितना है, 100 में से आपको 33 नंबर लेकर आना है। अगर लगता है कि नहीं यार इसके तो 32 आ रहे हैं, इसके तो 30 आ रहे हैं, तो टीचर वहां पे 2 या 3 नंबर, 5 नंबर का रिकवर एक्स्ट्रा दे देता है। अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो छोड़कर नहीं आना ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है डील कंफर्म, आप मेरे से डील कर रहे हो, आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। इसके बाद क्वेश्चन पेपर में प्रिंटिंग कुछ मिस्टेक हो गई, रॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो आपको मिलेगा ग्रेस मार्किंग। क्वेश्चन सिलेबस से ही बाहर आ जाए, पेपर बहुत ज्यादा ही लेंथी हो, टफ हो, और डिफरेंट सेट, क्योंकि सेट ए बी सी में क्वेश्चन भी डिफरेंट होते हैं, तो कई बार मान लो ए सेट डिफिकल्ट आ गया तो बी सेट इजी आ गया, तो जिसके पास इजी सेट गया है और जिसके बाद डिफिकल्ट सेट गया है, तो डिफिकल्ट वाला बंदा तो रोएगा ही रोएगा। इस केस में क्या होता है, मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जाती है, हर तरह के स्टूडेंट्स को फिर मार्क्स उसी तरीके से दे दिए जाते हैं। कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं जिनके पास डिफिकल्ट सेट वाला क्वेश्चन आ गया है, तो आप इसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि ये चीज सीबीएसई बोर्ड भी फॉलो करता है। ग्रेस मार्किंग देखिए 8-8 नंबर तक एक्स्ट्रा दिए गए, तो इसकी टेंशन आप लो मत। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, मैं लास्ट में एक टिप्स देकर जा रहा हूँ, हैंड राइटिंग ना क्लीन होनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि फुल मेकअप लगा दो, रगड़ दो, अच्छे से एक वर्ड बिल्कुल सुधार के लिखो, बिल्कुल सुंदर सा, नहीं, फिर तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे ना, क्योंकि टाइम लिमिट होता है ना। इसीलिए कोशिश ये करो कि ऐसा लिख दो कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। अगर आप स्पेस देके लिखोगे तो खराब राइटिंग भी सुंदर लगती है, ध्यान रखना। थोड़ा स्पेस देके खुला लिखो। इसके बाद क्या है, हर आंसर न्यू लाइन से शुरू करना, क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखो। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर साइड में लिखते हैं, नहीं, जो भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो टॉप पे लिखो, जहां पे आपने सेक्शन लिखा है ना उसके ठीक नीचे लिखो। क्लियर है? साइड में नहीं लिखना, टीचर को दिखता नहीं। कई बार आंसर्स को प्रॉपर्ली स्पेस देकर लिखो, क्योंकि स्पेस ना देने से भी राइटिंग पता है ऐसी दिखती है। आपको हमेशा क्लीन दिखाना एग्जाम में, तब मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से बिल्कुल क्लीन दिखाना। ये देख रहे हो कितना स्पेस, देखो कितना स्पेस दिया गया, ये देखो क्या जा रहा है यार, स्पेस दो ना, स्पेस दो, अच्छे से स्पेस देकर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, एक चीज मैं एंड में कह देता हूँ, कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं यार कि ए और बी, कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें और वाले ऑप्शन होंगे, तो हमेशा ध्यान रखना इन क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि ए वाला को क्वेश्चन को देखा और दे दिया आंसर, नहीं, दोनों को अच्छे से देखना। क्या पता एक ही जगह बी वाला थोड़ा ज्यादा आसान हो, बेशक आपको दोनों आते हो, लेकिन जिसमें ज्यादा अच्छा आंसर आप लिख सकते हो उसको अटेम्प्ट करना। क्या पता बी आप ज्यादा अच्छे से लिख सकते हो, किसी में ए तो किसी में बी। और वाले ऑप्शन को ध्यान से समझना, ध्यान से। कई बार स्टूडेंट्स गलती कर आ जाते हैं, क्यों ए में टफ और बी में इजी दिया होता है, ये ध्यान रखना।
अच्छा, आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक बनाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर लो, एग्जाम में आएगा, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होगा। अगर आप चाहते हो कि क्लासेस में ज्वाइन हो जाओ और जैसे आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ क्लासेस में समझा दूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हो आप क्लासेस की। और ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कीजिए, उनसे कहिए कि मुझे क्वेश्चन चाहिए या क्लासेस में ज्वाइन होना है, कोई दिक्कत नहीं है। 75% जरूरी है जेई वालों को, भूल मत जाना। और जिनको लगता है कि पहले आपके साथ जो भी हुआ हो इस बार पास होकर दिखाना है, इस बार होगा आपका कमबैक।